नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम का हमारा विषय है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। आज हम इस पर विस्तृत जानकारी लेंगे हमारे गेस्ट से। और ये योजना 5 वर्ष पूर्व शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत किसान व बागवानों की हमारी आय अच्छी हो, उनको लागत में कमी आए, रसायनों का जो दुष्प्रभाव है वो प्राकृतिक पर और हमारे पर्यावरण पर और मानव पर उसका दुष्प्रभाव खत्म हो, इसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और ये रसायनों से रहित खेती रहती है और इसमें आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक ये खेती है। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ रविंदर जसरोटिया जी, जो कि जॉइंट डायरेक्टर हैं कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश में। सर, स्वागत है आपका। जी, सभी को मेरा नमस्कार। जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये किसान प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, इससे एक आम बागवान कृषक क्या समझे? जी, ये जो प्राकृतिक खेती है ये पद्मश्री सुभाष पालेकर द्वारा इजाद की गई कृषि पद्धति है जी, जिसमें लागत बहुत कम आती है, उत्पादन अच्छा आता है जी। ये किसान को बाजार पर निर्भरता कम करती है जी, और कृषि रसायनों को हतोत्साहित करती है जी। ये शुद्ध रूप से देसी गाय के गोबर और गौमूत्र आधारित खेती है, जिसके उपयोग से भूमि में उपजाऊ शक्ति की बढ़ोतरी होती है, मित्र कीटों का बढ़ावा मिलता है जी, और खेती में जो उत्पाद आते हैं उसकी उच्च गुणवत्तापूर्वक उत्पाद हमें मिलते हैं। हमारा मानव का और पर्यावरण का स्वास्थ्य अच्छा रहता है जी। सर, कौन सी सुविधाएं इस योजना के अंतर्गत हमारे कृषक भाई बहनों को दी जाती हैं? इस योजना के अंतर्गत चूंकि ये जो खेती है जी, ये शुद्ध रूप से देसी गाय आधारित खेती है जी। देसी गाय का अभिप्राय वो है जो भारतीय नस्ल की गायें हैं, जैसे गीर है, साहिवाल है, थरपारकर है, या हिमाचल प्रदेश में हमारी पहाड़ी गाय है जी, जिसकी विशेषता होती है कि उनके पीठ पे कुब्बड़ होता है, गले में गलकंबल होता है। ये अपने बच्चे को बहुत पसंद करती है जी, साफ सुथरा रहना पसंद करती है जी। इस गाय के गोबर और गौमूत्र में विशेषता होती है जी। 1 ग्राम गाय के गोबर गौमूत्र में लगभग 300 से 500 करोड़ जीवाणु जो हैं होते हैं, जो खेती के लिए लाभदायक होते हैं जी। तो ये जो खेती को करने के लिए जी, हिमाचल सरकार जो है वर्ष 2018 से ये जो किसानों के हित के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना लेकर आई है जी। इस योजना के अंतर्गत जो किसान बागवान देसी गाय खरीदना चाहता है हाँ जी, उसको उस गाय की कीमत का आधा जी, अधिकतम 25,000 रुपये तक की अनुदान दी जाती है जी। इसके लाने का खर्चा जो होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का आती है, उसमें भी 5,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है जी। और अगर कहीं पर जो किसान है कहीं दूसरे राज्य से ला रहा है जहां मंडी फीस लगती है हाँ जी, तो मंडी फीस जितनी भी लगती है वो सारा का सारा भरपाई प्रदेश सरकार करती है जी। इसके साथ साथ चूंकि हर कोई जो है हाँ जी, ये देसी गाय नहीं पाल सकता जी, तो जो कोई भी किसी गांव में पंचायत में संसाधन भंडार, जिसमें जो ये प्राकृतिक खेती में अलग अलग आदानों की जरूरत पड़ती है, उसको तैयार करके किसानों को दे, तो संसाधन भंडार बनाने के लिए उसको सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए 10,000 का अनुदान दिया जाता है जी। इसके अलावा जो है अब देसी गाय लाए हैं तो उसका गौमूत्र को इकट्ठा करने में कई बार समस्या आती है, तो नीचे जहाँ फर्श होता है वहाँ उसमें नाली निर्माण के लिए प्रति किसान परिवार 8,000 रुपये या 80% सब्सिडी जो है वो दी जाती है। इसके अलावा जो कृषि आदान बनाने हैं उसमें जो प्लास्टिक ड्रम्स लगते हैं, उसकी जो प्रत्येक ड्रम की जो है उसके 75% तक का अनुदान दिया जाता है। मसलन अगर एक ड्रम 1,000 रुपये का आता है तो 750 रुपये प्रदेश सरकार वहन करती है और बाकी 25% कॉस्ट जो किसान को देने होती है। ये जो है प्रत्येक परिवार अधिकतम 2,250 रुपये यानी 3 ड्रम तक उसकी सुविधा दी जाती है जी। इसके अलावा जो है किसान जो है इस खेती को कैसे अपनाए, इसके लिए उसका संवेदीकरण कि उसको सेंसिटाइज किया जाता है। उसके बाद उसको 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर ये जो गांव में खेतों में जाकर करवाया जाता है, जिसमें थ्योरी के साथ साथ उसको
प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है और उसी खेतों में उसको सारी जो भी उपलब्ध संसाधन है उसको यूज़ करते हुए ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाता है। इसके बाद जो किसान जो हैं उनको जो प्राकृतिक खेती किसान जो नियर बाई उस खंड में या जिले में या जिले के बाहर प्रदेश में जो कर रहा है उसके खेतों में भ्रमण करवाया जाता है, ताकि एक किसान दूसरे किसान को करते हुए देखकर उससे प्रेरित होता है और अपने खेतों में भी करता है। तो ये जो कार्यक्रम है ये निःशुल्क करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो प्राकृतिक खेती पर साहित्य है, जैसे कोई लिटरेचर है प्राकृतिक खेती में जो आदान बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं उस पर जो है वो निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। इसके साथ साथ हमारे YouTube चैनल भी हैं इसमें हम इंटरनेट के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, वेबसाइट हैं, वहाँ पर भी हम किसानों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। जी सर, आपने एक टर्म कही अभी संवेदीकरण किया जाता है ना, तो आप हमारे दर्शकों को, किसान भाई बहनों को थोड़ा सा इसको विस्तृत रूप से समझाइएगा। संवेदीकरण का मतलब है कि हम जो हैं, हमारे किसान जो हैं वर्षों से रासायनिक खेती कर रहे हैं। हाँ जी। और हम जो उनको कह रहे हैं कि रासायनिक खेती से हटकर आप प्राकृतिक खेती करें जी। ये जो मानव के स्वास्थ्य के लिए भी हितकर है, पर्यावरण के लिए भी हितकर है जी। जमीन मृदा की जो उपजाऊ शक्ति है उसके लिए हितकर है, मित्र कीटों को संरक्षित करती है जी। तो इसको करने की क्या आवश्यकता है? अब हम देख रहे हैं कि हर किसान परिवार से ही बात कर लें तो उनमें भी कई तरह की किसानों में समस्याएं आ रही हैं, बीमारियां लग रही हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे खान पान से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। तो किसानों का संवेदीकरण किया जाता है कि उनको बताया जाता है कि अगर हमारे पास विकल्प है, हाँ जी, रासायनिक खेती का विकल्प हमारे पास उपलब्ध है जी, जिसमें हमें उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है, हाँ बल्कि जो उत्पाद जो आता है, हमारा कृषि उत्पाद जो आता है वो बेहतर क्वालिटी का होता है जी। तो उसमें को अपनाएं और शुरू में अगर उनको कहीं पे कोई भी शंका है तो छोटे स्तर से काम करें, किचन गार्डनिंग से काम करें, एक खेत कोई छांट ले वहाँ से काम करें जी। और हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी जिला स्तर पे, खंड स्तर पे कार्यरत हैं उनके संपर्क में रहें जी। और वो आपको आगे इसमें प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाएंगे और कैसे करना उसके साथ, जैसे कहते हैं ना कि हैंड होल्डिंग अप्रोच अपनाते हुए साथ में रहकर विभिन्न जो आदानों का इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, उसमें भी पूरी उनकी सहायता करते हैं। उनका इसको कहते हैं संवेदीकरण जी। एक चीज़ और थी कि ये जो प्राकृतिक खेती है, जो पहले रसायन यूज़ किए जा चुके, केमिकल्स यूज़ किए जा चुके और हमारी मृदा को बहुत नुकसान पहुंच चुका है, तो क्या ये जो प्राकृतिक खेती की जाती है तो उसमें सुधारीकरण किया जा सकता है? जी जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया मैम। ये जो किसान जो है रासायनिक खेती करके जो हमने ऐसे पाया कि मिट्टी एक सजीव है जी, इसमें असंख्य जो जीवाणु हैं वो काम करते हैं। जब हम किसी कृषि रसायन का उपयोग करते हैं जमीन में जी, तो ये जो जीवाणु हैं उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। अब ये जब ये जीवाणु वापस हम बुलाते हैं, हमारे जो आदान है उनका उपयोग करते हुए, जब हम कृषि रसायनों के उपयोग से परहेज करते हैं तब ये जीवाणु वापस आते हैं और जमीन में अपना कार्य करते हैं और जो भी पोषक तत्व अनुपलब्ध रूप में होते हैं उसको उपलब्ध रूप में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर गेहूं रख दी जाए तो हम खा नहीं सकते उसको, हमें या तो उसको भून के खाना पड़ेगा या उसकी चपाती बनाकर खाना, आटा पीस कर खाना पड़ेगा। तो ये जो कार्यक्रम है, ये जो हमारे लाभदायक जीवाणु है वो खेतों में करते हैं जी जी जी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कोई रासायनिक खेती कर रहा है वो उसको पूर्ण रूप से अपना ले। इसमें जो भी हमारे इनके सिद्धांत हैं उसको अपनाए। तो हमने पाया है हमारे बहुत सारे हिमाचल प्रदेश में लगभग 1,65,000 से ज़्यादा किसानों ने इसको, कुछ ने आंशिक रूप से, कुछ ने पूर्ण रूप से इसको अपनाया है और लगभग 20,000 हेक्टेयर में ये खेती की जा रही है जी। इसमें सभी तरह की हमारी जो खरीफ या रबी की जो अनाज वाली फसलें हैं, दाल वाली फसलें हैं या फल हैं, इवन सेब में भी ये प्राकृतिक खेती जो किसान अपना रहे हैं और अच्छे उत्पाद कर रहे हैं। इसमें विशेषता है, इसमें पैदावार में कमी बिल्कुल भी नहीं होती है जी।
अगर हम बोलें कि हिमाचल में ही 90% या 90% से भी ज़्यादा पंचायतों में ये कार्य हो रहा है। हाँ, तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम जितने भी हमारी 3615 ग्राम पंचायतें हैं हिमाचल प्रदेश में, सभी पंचायतों में प्राकृतिक खेती के हम मॉडल खड़े कर रहे हैं जी। हर पंचायत में इवन हम गांव स्तर पे जा रहे हैं ताकि आसपास के किसान जो हैं वो उस मॉडल को देखें, उससे प्रेरित होकर खुद उसको अपनाने की कृपा करें, क्योंकि ये हमारे अपने खुद के स्वास्थ्य, हमारे परिवार के स्वास्थ्य के लिए हितकर है। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी बीमारियां गंभीर फैल रही हैं रसायनों के प्रयोग से। हम देखते हैं कि हमारे अभी पेट गैस की समस्या है, हमारे लाइफस्टाइल डिजीज हैं जी। तो इनका जो अगर हम उत्पाद शुद्ध, सीधा सा बात है, जैसे खाएंगे वैसे ही बनेंगे हम, जैसा अन्न वैसा मन और वैसा ही तन, तो शुद्ध खाएंगे तो नेचुरली हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा जी। और विकल्प मौजूद है, और विकल्प मौजूद जी है। सर, तो ये योजना अगर कोई किसान अपनाते हैं, बागवान अपनाते हैं, तो क्या इसके लिए कोई शुल्क देय होता है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये जो है जैसे मैंने बताया कि गाय पे खरीद पे हम 50% अनुदान अधिकतम 25,000 रुपये दे रहे हैं। अब कोई किसान अगर कोई गाय 50,000 की ला रहा है तो 25,000 तो सरकार वहन कर रही है। हाँ जी। तो 25,000 उसको खर्च करना पड़ेगा ना जी। जी जी। और जो हमारी ये ट्रेनिंग्स हैं, प्रशिक्षण शिविर जिनको हम कहते हैं, ये हमारे भ्रमण कार्यक्रम हैं, एक्सपोजर विजिट्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, साहित्य है, ये निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। मैम, इसका कोई भी शुल्क किसी भी किसान से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इवन हम जो हैं पीछे हमने महाराष्ट्र का भी एक भ्रमण कार्यक्रम किसानों का उसका आयोजन किया गया था, जिसमें कि पद्म श्री सुभाष पालेकर जी द्वारा उनका मार्गदर्शन किया गया था। अलग अलग जो हमारे प्राकृतिक खेती के मॉडल थे उनमें हमारे किसानों ने विजिट किया है, उनके साथ चर्चा की है और उस चीज़ को हिमाचल में भी अपनाने की हम पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम इसमें जरूर सफल होंगे जी। अभी सफल हो भी रहे हैं जी। बहुत खुशी की बात है। सर, ये जो आदान आपने कहे, तो ये हम और हमारे भाई बहन, किसान भाई बहन क्या समझे, ये आदान आखिर क्या है, थोड़ा सा हमें आप बताइए। ये जो जैसे हम खेती की जब हम परिकल्पना करते हैं जी, तो एक तो आ गया बीज जी, एक आ गया खाद, एक आ गया दवाइयाँ जी। तो हम ये कहते हैं प्राकृतिक खेती के अंतर्गत बीज तो लगना है, हाँ जी, लेकिन खाद और दवाइयाँ जो बाजार से खरीद कर किसान लगाता वो नहीं लगानी है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इसको तो और क्या लगाना है जी, तो उसको हम उसको आदान कहते हैं हम ये जी। जैसे उसमें कीटनाशक आते हैं जी, रोगनाशी दवाएं आती हैं जी, और जो मैं बात कर रहा था कृषि के लिए लाभदायक जो जीवाणु होते हैं उसका जो है, जैसे कि जीवामृत है, घन जीवामृत है जी, इनको किसान अपने घर द्वार पर ही कैसे बनाए जी, इसकी पूरी हम प्रशिक्षण देते हैं, पूरी ट्रेनिंग देते हैं। तो जैसे सर, इसमें से किसी एक आदान के बारे में आप बताइए कि किस तरह से बनाया जाता है संक्षिप्त में। जो प्राकृतिक खेती है इसके 4 मूल चक्कर हैं। हाँ जी। पहला है बीजामृत जी, जैसे नाम ही सही है, बीज प्लस अमृत, बीजामृत। हाँ जी। हम किसान को ये कहते हैं, या इस खेती का सिद्धांत है कि जो भी बीज, हाँ जी, चाहे वो बीज हो या कोई प्लांटिंग मटेरियल हो या पौध हो या कोई कंद हो, हाँ जी, जो भी जमीन में बीजना है उसको बीजामृत से संस्कारित करके ही बीजना है जी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम 10 किलो बीज के लिए बीजामृत बनाना है जी, तो कैसे बनाएं जी? तो जैसे कि हम पानी ले लें 4 लीटर, हाँ जी, उसमें गाय का गौमूत्र डालना है, उसमें ऐसी जगह की मिट्टी डालनी है जो अनडिस्टर्ब्ड हो। अनडिस्टर्ब्ड का मतलब है जैसे कि बड़े पेड़ के नीचे की जमीन की मिट्टी, एक मुट्ठी, अच्छा, या कोई मेड़ की मिट्टी जो छेड़छाड़ नहीं, हाँ, जहाँ छेड़छाड़ ना की, जहाँ किसी रसायन का उपयोग ना हुआ जी, जी, और एक चुटकी भर जो है बुझा हुआ चूना डालना है जी। ये बुझा हुआ चूना क्या हुआ? ये चूना जो लाइम होता है हमारा, बुझा हुआ, हाँ, मतलब? बुझा हुआ मतलब पानी से टिट किया ओके, ओके। इसको बुझा हुआ चूना डालना है, हाँ जी। ये इसकी मार्ग क्षमता को बढ़ाता है जी। तो इससे जो है रात भर इसको हम रखते हैं, हाँ जी, सुबह इसको ढक के रखना है इसको जी, और सुबह जो है लगभग टेम्परेचर के अनुसार
24 से 48 घंटे में बनकर तैयार हो जाता है। इससे बीज को संस्कारित करना है। और संस्कारित करने के बाद इसको छाया में सुखाना है। सुखाने के बाद इसकी बिजाई करनी है। तो इससे ये लाभ होता है कि बीज जनित, भूमि जनित और जो दूसरे बीज जैसे जिनको बोलते सीड बोर्न या सॉइल बोर्न जो हमारे कीड़े आते हैं या बीमारियां आती हैं, इससे ये रोकथाम करता है। और उगते हुए बीज को ये बल प्रदान करता है। अंकुरित बीज जो पौधा अंकुरित होता है उसको शक्ति देता है। और ये अच्छा एक किस्म का पौधा जो है वो एक अच्छा बनता है। इनिशियल स्टेज पे ये संरक्षक है उसका। हाँ, ये बीजामृत है, कवच प्रदान करता है। हाँ, जैसे हम बच्चों को टीका लगाते हैं ना जी, उसी तरह का ये रोग प्रतिरोधक समझ लीजिए आप। तो सर ये दूसरा आता है इसमें जीवामृत। हाँ जी, जैसे जीवों का अमृत है। हाँ जी, हाँ जी। मैंने बताया कि जैसे जो है हमने रासायनिक खेती करके जीवाणुओं को अपने खेतों से भगा दिया है जी। अब उनको दोबारा से वापस बुलाना है। हाँ जी। तो उसके उपयोग के लिए बुलाने के लिए हम जीवामृत, एक किस्म का एक जामन होता है जीवाणुओं का जी। और ये जीवाणु ऐसा एक मैसेज देता है, जीवाणु वहाँ आकर काम करते हैं। जैसे दही के लिए हाँ, जैसे दूध में दही डालकर हम दही जमाते हैं, उस तरह एक जामन होता है। ये 2 तरह का होता है जी। एक तो तरल होता है जिसको हम जीवामृत कहते हैं, और एक ठोस होता है जिसको हम घन जीवामृत कहते हैं जी। तो बनाने की इसकी विधि बड़ी सिंपल सी है जी। कि अगर हमने 1 बीघा की बात करें तो 1 बीघा के लिए हमें लगभग 200 किलो हम देसी गाय का गोबर ले लें। अच्छा। उसमें अगर हमारे पास जीवामृत बना हुआ है जी, तो 4 लीटर जीवामृत उसमें डाल दें जी। और उसको जो है वो खूब मिलाकर बोरी से ढक कर रख दें। अच्छा। उसके बाद इसमें क्रियान्वयन क्रिया होगी और ये वातावरण में क्या टेम्परेचर चल रहा है, 6 से 8 दिनों में ये तैयार हो जाता है। उसके बाद हम इसको कूट लें, बारीक पाउडर बनाकर इसको बोरी में भर लें। और इसको बिजाई के समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रति बीघा जो है वो लगभग 80 किलो आप इसको लगा सकते हैं जी। और ये जो है एक किस्म का पौधे के लिए जो पोषक तत्व हैं, अच्छा, वो जीवाणुओं के माध्यम से उपलब्ध करवाएगा, न्यूट्रिशन उपलब्ध। हाँ जी, हाँ जी। इसमें कम करेंगे थोड़ा, इतना हमें फायदा नहीं होगा। ज़्यादा अगर डल जाए तो उसका कोई नुकसान भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये है जीवामृत, जो घन जीवामृत जो होता है वो लिक्विड, जो जिसकी मैं तरल की बात करता हूँ जी। एक कोई ड्रम ले लें, जैसे कि कोई प्लास्टिक का ड्रम लिया आपने जी। उसमें 40 लीटर पानी डाल दिया। हाँ, उसमें 2 लीटर जो है गोबर डाल दिया, 2 लीटर जो है 2 किलो गोबर डाल दिया, 2 लीटर गोमूत्र डाल दिया उसमें जी। उसमें फिर आपने 200 ग्राम जो है वो बेसन डालना है, जैसे दाल का आटा। ये एक प्रोटीन का सोर्स होता है। और उसमें 200 ग्राम गुड़ डाल दें। अगर गुड़ उपलब्ध नहीं है तो किसान के भाई के पास कोई मीठे फल पड़े हैं जी, उनका गुद्दा भी डाला जा सकता है जी। उसके साथ जो है 1 मुट्ठी जो है ऐसी जगह की मिट्टी जो अनडिस्टर्ब्ड हो। ठीक है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी हो सकती है, घासनियों की मिट्टी हो सकती है, मेड़ की मिट्टी हो सकती है, जो ऐसे खेत जहाँ पर कोई केमिकल नहीं लगा वहाँ से भी हो सकती है। तो वो डाल दें। इसको बोरी से ढक रखें। हाँ जी। इसको सुबह शाम 2-3 मिनट के लिए घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उस दिशा में घुमाकर इसको रखना है, क्लॉकवाइज इसको घुमाना है जी। और ये जो है 5-6 दिनों में तैयार हो जाता है जी। इसको फिर कपड़ छान करके, मसलन जो क्लॉथ होता है मलमल के कपड़े से छान कर लें ताकि जो हम कर रहे हैं इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जमीन में इसका जो इस्तेमाल होगा वो 40 लीटर जो जीवामृत है इसको चाहे तो सिंचाई जो पानी है उसके साथ भी कर सकते हैं जी। इसको स्प्रे भी कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक, और इसका जो है बाद में स्टैंडिंग क्रॉप्स में भी प्रत्येक 10-11 दिन के बाद, बीच में 21 दिन के बाद इसका करते रहना चाहिए इसका। तो 1 लीटर अगर 20 लीटर में डालेंगे जी। और इसका स्प्रे करेंगे तो अच्छी रहता है ये। बाद में इसमें जो जीवामृत है इसका फायदा होता है कि एक रोगनाशी के रूप में भी काम करता है जी, जी, जी। तीसरा है जी। तीसरा जो इसका मूल सिद्धांत है वो है आच्छादन। आच्छादन का मतलब मल्चिंग जैसे कहते हैं, इंग्लिश अंग्रेजी में हम मल्चिंग कहते हैं, जिसमें जो कास्ट पदार्थ हैं हमारे पौधों के पत्ते हैं,
कुछ ऐसे हमारे बरसात में ऐसा घास फूस उग जाता है, उसको हम डाल सकते हैं। इसकी एक मोटी तय बनाते हैं हम 2-3 इंच से ज़्यादा की। इससे जो होता है, एक तो ये नमी को संरक्षित करता है। हाँ जी। दूसरा जो है, जो खरपतवार उग जाते हैं उनको उगने नहीं देता है, क्योंकि ये सूर्य की रोशनी को काट देता है। तीसरा, ये नीचे जो केंचुआ, देसी केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ावा देता है। हाँ जी। और चौथा जो है, ये इसका एक ह्यूमस निर्मित होती है जी, जो कि ह्यूमस में पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि पौधे को उपलब्ध होता है। सर, क्या इन आदानों पे भी कोई शुल्क देय होता है? नो, ये अच्छा। तो सिद्धांत है, नहीं कोई शुल्क नहीं होता जी। और इसका चौथा सिद्धांत जो है वो है वापसा। वापसा का मतलब है जल और वायु का मिश्रण। जो जड़ हैं जो हैं, उनको जड़ों को एक जल और वायु का मिश्रण की आवश्यकता होती है, जो कि नाली निर्माण के माध्यम से या मेड़ बनाकर हम करते हैं। तो ये मूल रूप से 4 सिद्धांत जो हैं प्राकृतिक खेती के हैं। इसके अंतर्गत जो है नाइट्रोजन की सप्लाई को देने के लिए, क्योंकि पौधों को नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो दाल वाली फसलें जो हैं, जैसे हमारे चना हो गया, मूंग माश हो गई, राजमाश हो गया, मटर हो गया, इस तरह की फसलों की खेती साथ में की जाती है। जी सर, एक बात आपने कही कि देसी गाय है ना, तो देसी गाय का होना क्यों आवश्यक है? हाँ, देसी गाय का जो गौमूत्र है और गोबर है, इसमें एक विशेषता है जी, कि इसमें जो किसान के हितकारक जीवाणु हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है जी। और ये एक पद्मश्री सुभाष पालेकर जी ने ये पाया है कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 3 से लेकर 500 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं जी। तो इतनी ज़्यादा संख्या जीवाणु होते हैं जी। और ये जीवाणु जो हैं वो हमारे लिए लाभदायक हैं, किसान के हितकर हैं जी। इसलिए देसी गाय का इस्तेमाल, इसमें देसी गाय के गोबर और गोमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो दूसरी जो हमारी नस्लें हैं जी, जैसे जर्सी है या HF है, उसमें ये पाया गया है ये कि इन जीवाणुओं की जो संख्या कम है, संख्या बहुत कम है जी जी। ये गौमूत्र है, तो इसे एकत्र कैसे किया जाए? जी मैम, भी बहुत अच्छा एक वाजिब प्रश्न है कि अब किसान के पास गाय है, गौमूत्र इकट्ठा कैसे करें जी। तो जहाँ किसान गाय को बांधता है जी, तो उसमें जो है फर्श के साथ जो नाली निर्माण करवाया जाता है जी, जी। इस नाली निर्माण के लिए भी हम अनुदान देते हैं कृषि विभाग के माध्यम से जी। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत 8,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है, ताकि जब भी गाय गौमूत्र करे तो वो स्वतः ही एक जगह इकट्ठा हो जाए। वहाँ पर ड्रम वगैरह रख दिया जाता है, गड्ढा बनाकर उसमें ये गौमूत्र इकट्ठा हो जाता है जी। और उससे हम उसको उपयोग में कर लेते हैं जी। डॉक्टर साहब, हम जल्दी से जानना चाहेंगे कि बीमारियों और रोगों के, कीटनाशकों के ऊपर नियंत्रण कैसे किया जाए, 1-2 लाइनों में? जी जी, ये जो 2 चीज़ें हैं, एक तो कीटनाशक हैं जी, और दूसरा है बीमारियाँ। तो कीटनाशकों के लिए हम कोई भी बाजार से आदान नहीं लेते हैं। जो हमारे पास उपलब्ध वनस्पति है उसको गौमूत्र और गोबर के साथ उसका ट्रीट करके विभिन्न आदान बनाते हैं, जैसे कि नीमास्त्र। तो नीम के पत्ते डालकर गौमूत्र के साथ उसमें डालकर, पानी में डालकर नीमास्त्र बनाया जाता है। ब्रह्मास्त्र है हमारा, अग्नि अस्त्र है, और ये 10 पर्णी अर्क हैं। ये हमारे कीटनाशक के रूप में काम करते हैं। हमारा इस खेती का उद्देश्य किसी जीव को हत्या करना नहीं है जी। ये शुद्ध रूप से आध्यात्मिक खेती है। हमारा उद्देश्य है कि वो जीव हमारे खेतों में, हमारी फसलों पे ना आए, तो एक प्रतिरोधक के रूप में काम करते हैं और हमारे जो फसलें हैं वो सुरक्षित रह जाती हैं। बीमारियों की रोकथाम के लिए सर रोकना चाहूँगी, माफ़ी चाहूँगी, कार्यक्रम का समय हो चला है। दर्शकों, आज की ये बहुत ही उत्तम जानकारी आपको ज़रूर लाभान्वित करेगी, और सर आप स्टूडियोज़ में इतनी उत्तम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।